नमस्कार। ज्योग्राफिया विथ M.K. पांडे पर स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 5वें सीरीज़ पर चर्चा करेंगे। भाग 5। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में पहला क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ABCD 4। तो इसका सटीक उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में हैं और मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी की संभावनाओं का सृजन करना, शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की संभावनाओं का सृजन करना, आदिवासी क्षेत्र में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की संभावनाओं का सृजन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी की संभावनाओं का सृजन करना, ऑप्शन ए। ये JRY क्या है? जवाहर रोजगार योजना है क्या? तो जवाहर रोजगार योजना भारत में BPL जनता को लक्षित करना है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। तो यह इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसके 4 ऑप्शन हैं। 26 सितंबर 1985 को, 26 सितंबर 1986 को, 26 सितंबर 1988 को, 26 सितंबर 1990 को। तो इसका सही उत्तर है 26 सितंबर 1985 को। शिक्षा मंत्रालय जिसे आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। 1985 से लेकर 2020 तक इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। अब नई सरकार ने इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निश्चयवाद के प्रणेता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है विडाल डी लाब्लास, रेडजेल, एलन चर्चिल सैम्पल, अरिस्टोफेन। निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म के प्रणेता रेडजेल हैं। रेडजेल, इनका पर्यावरणवाद में विश्वास था। इनका मानना था कि प्रकृति मनुष्य से श्रेष्ठ है, प्रकृति जो चाहती है सो करती है और मनुष्य उसको मानने के लिए विवश है। तो रेडजेल ये जर्मन विद्वान थे और इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में मानव भूगोल पर चर्चा करी थी। तो इस तरह से इन्हें मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमांजिया किस स्कूल से संबंधित है? तो डिमांजिया फ्रांसीसी स्कूल संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विशाल सरीसृप डायनासोर का विकास किस युग में हुआ था? तो डायनासोर का विकास इसके लिए जाना जाता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक काल में डायनासोर का विकास हुआ था। इस युग में पूरी पृथ्वी पर डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां फैल गई थी और पूरी पृथ्वी पर इनका साम्राज्य छाया हुआ था। तो ऑप्शन ए जुरासिक पीरियड डायनासोर के लिए
प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, वायव्य राष्ट्र परिकल्पना किस विद्वान ने दिया था? वायव्य राष्ट्र परिकल्पना ऑप्शन है इमैनुअल कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स, जेफ्रीज। तो वायव्य राष्ट्र परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिया था। इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इमैनुअल कांट को आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। तो वायव्य राष्ट्र परिकल्पना इमैनुअल कांट की महत्वपूर्ण परिकल्पना है। अगला, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसमें ऑप्शन 4 हैं 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक वेगनर, हैरियस, लोथियनग्रीन, होम्स। तो महाद्वीपीय सिद्धांत के विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वेगनर। वेगनर भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उनके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। तकरीबन 20 करोड़ वर्ष पहले जो एक साथ सारे महाद्वीप थे उसे पेंजिया कहते थे। तो पेंजिया का 20 करोड़ वर्ष पहले विभाजन हो गया और विभाजन को 2 भागों में बटा, लारेंसिया और गोंडवाना। तो उत्तर का क्षेत्र लारेंसिया और दक्षिण का क्षेत्र गोंडवाना। बाद में लारेंसिया के बटने से और गोंडवाना के विभाजन होने से विभिन्न महाद्वीपों का विकास हुआ। आज जो महाद्वीप हैं लारेंसिया और गोंडवाना के विघटन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन ए वेगनर सही है। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक इसमें जो ऑप्शन दिए हैं एरी, होम्स, हैरी हेस, वेगनर। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। 1960 के दशक में सागर नितल प्रसरण की खोज शुरू हुई थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादन से जुड़ा हुआ है सागर नितल प्रसरण। प्लेट 80 से 100 किलोमीटर मोटी स्थलमंडल की परत होती है जिसके टूटने से प्लेटों का निर्माण होता है। विश्व में 6 बड़ी प्लेटें और 6 छोटी प्लेटें, बाद में अन्य प्लेटें भी इससे बनी। तो हैरी हेस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हैरी हेस। अगला, जलवायु शब्द ग्रीक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन है क्लाइमेक, कालिमा, क्लेम, क्लाइमा। तो ऑप्शन डी क्लाइमा। जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जलवायु, और इसमें जल और वायु का अहम योगदान होता है। अगला, आयन मंडल की खोज किसने किया था? तो आयन मंडल खोज इसमें 4 ऑप्शन है कैनली हेविसाइड, ऑप्लिटन, टोरिसेली, हैरी हेस। तो आयन मंडल की खोज कैनली हेविसाइड ने किया था। यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। इस मंडल की हवा आयनीकृत होती है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। इस मंडल के 4 परतें होती हैं, डी, ई, F1 और F2 परत कहते हैं, और इसका खोज किया था कैनली हेविसाइड ने।
तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 150 मीटर की ऊंचाई से, ऑप्शन बी 165 मीटर की ऊंचाई से, ऑप्शन सी 175 मीटर और ऑप्शन डी 185 मीटर। तो धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता है? तो धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। अगर यही बात पृथ्वी के अंदर करें तो धरातल से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ऊंचाई की बात कर रहा है तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। अगला, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो संविधान में तमाम तरह की समितियां थी, लेकिन प्रारूप समिति, जिसे संविधान का ढांचा भी कह सकते हैं, उस संविधान के ढांचा को तैयार करने का जो जिम्मा दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो प्रारूप समिति, प्रारूप बनाने का अधिकार था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में अन्य भी लोग थे, लेकिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को और 26 फरवरी 1951 को। तो इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो ये 1949 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला है, संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से किन लोगों का मस्तिष्क था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी लोगों का दिमाग लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके तो अध्यक्ष ही थे। तो कुल लेकर के ये तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी लोगों का इसमें दिमाग लगा था। और इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे लोग थे संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय संविधान की क्या स्थिति है? विश्व में भारतीय संविधान की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन ए, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है, यह विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र देश का संचालन करता है। ऑप्शन सी, यह विश्व के सबसे अधिक देशों द्वारा लिए गए उपबंध से बना संविधान है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान की स्थिति उपरोक्त सभी की है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, यह विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र को संचालित भी करता है और यह विश्व के सबसे अधिक देशों द्वारा लिए गए उपबंध से बना भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां
थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए सही है। जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ और इसके 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में तमाम तरह के संशोधन हुए। संशोधनों के उपरांत इस समय वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग संविधान के इस समय हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ ठीक है। लेकिन वर्तमान को भी याद रखना है, वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया था। यह 42वां संविधान संशोधन संविधान में बहुत बड़ा संशोधन किया गया था और इसके उद्देशिका में भी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था? तो अनुच्छेद 320, 350, 370 और 420। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जब भारतीय रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर रियासत बड़ा रियासत था। वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। तो बाद में पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया और उसके डर के वजह से महाराजा हरि सिंह भारत में आए और उन्होंने धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया था। तो धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, किंतु अब मौजूदा गवर्नमेंट ने इस धारा को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ऑप्शन सी सही है। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड और रूस, इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो संघीय व्यवस्था का कंसेप्ट कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था अपनाई तथा अवशिष्ट शक्तियों को संघीय सरकार में के जिम्मे सुपुर्द कर दिया था। तो संघीय व्यवस्था का जो कंसेप्ट है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार के लिए अमेरिका जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शुरू में जब हमारे संविधान में अधिकारों को जोड़ा गया था तो वो अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से अब एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से हमारे संविधान में इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या घट करके 6 हो गई है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर, अकबर और हेमू, अफजल शाह अब्दाली और मराठे। तो ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत दिल्ली के पास एक मैदान है या वो हरियाणा की सीमा में आता है। वह
वहाँ पर 1526 में बाबर ने एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के तुर्किस्तान से वो आया था, और उस समय भारत में दिल्ली में शासन करने वाले लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी के पास एक बड़ी सेना थी, जबकि बाबर के पास एक छोटी सी टुकड़ी थी। लेकिन बाबर अपने सैनिकों में जोश भरता रहा और देखते देखते सैनिकों ने विजयश्री हासिल कर दी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों के उपनिवेश के दौरान हड़प की नीति किसने चलाई थी? अंग्रेज़ों के उपनिवेश के दौरान हड़प की नीति चलाने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किया था, और लॉर्ड डलहौजी जो था उसने हड़प की नीति चलाई थी। उसके हड़प की नीति के तहत भारत में उन राजाओं की ज़मीन को, उन लोगों की रियासत को वो लेने का अधिकार रखता था जिनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। तो लिहाजा झांसी की रानी भी उनके यहाँ भी कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था। लिहाजा उसने झांसी पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा, लेकिन रानी ने विरोध किया और बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी वहीं से होती थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते ही यह युद्ध भी हुआ था। तो ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर है। इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन का ये सीरीज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।